बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इनामुल हक है और MCCS मॉडर्न कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंसेज में अडियाला रोड कैंपस पे एज अ प्रिंसिपल में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आप लोगों का ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है, ऑडिटिंग बीकॉम पार्ट 2 का। ठीक है, तो इस बुक को मैं फॉलो करूँगा। मोहम्मद इरशाद की बुक है और आई थिंक सो कि आपको आपके टीचर्स ने यही बुक रिकमेंड की थी। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्सेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को लेक्चर्स बनाकर अपलोड करूंगा हमारे MCCS के यूट्यूब चैनल पे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इससे फ़ायदा भी लें। ठीक है, और अगर आप MCCS के स्टूडेंट नहीं भी हैं, किसी और इदारे के स्टूडेंट हैं, तब भी आप इन लेक्चर से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में लॉकडाउन की सिचुएशन है और स्टूडेंट को फिजिकली कॉलेज बुलाना पॉसिबल नहीं है। और आपके एग्ज़ाम भी हम लोगों ने स्टार्ट किए, 2-3 एग्ज़ाम भी हो गए, लेकिन उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम बीइंग अ टीचर अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि आप लोगों को हम स्टडीज़ और टीचिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इसलिए MCCS ने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने और उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का फैसला किया है। बेटा, आज मैं एक शॉर्ट सा लेक्चर बनाऊंगा ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस नहीं करूंगा आज के लेक्चर में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो मैं अपलोड करता रहूंगा और साथ साथ डिटेल में आपसे चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, आपको होम असाइनमेंट्स भी दूंगा। जो चीज़ मैं कल टीच करूंगा, कल जिस पर लेक्चर पढ़ाऊंगा बनाऊंगा, तो वो आपको मैं एडवांस में बता दिया करूंगा, ताकि आप लोग घर से एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ भी सकें कि मैंने नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करना है। तो ये बुक है जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बुक को आप अपने पास रखें जब भी आप ये लेक्चर सुनने बैठे हों। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मैं आपको वो फ़ोन पे ही समझा दूँ। ठीक है, अच्छा, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऑडिटिंग का इंट्रो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ऑडिटिंग क्या है। तो बेटा, ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें आप लोग कि ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग का सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ रहे हैं? बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इसके बाद कोई आप में से किसी कंपनी को ज्वाइन करेगा, किसी कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स को डील करेगा। तो फाइनेंशियल मैटर्स को जो डील करता है उसमें रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता बेटा। ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनीज हायर करती हैं उन ऑडिटर्स को, और आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है उसको चेक किया जाता है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, और ये देखा जाता है कि कहीं पर कोई अनफेयर मीन तो यूज नहीं हुआ, कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, एरर्स तो नहीं है। इन एरर्स को क्या किया जाता है? इन एरर्स को अब उस टाइम पे डिडक्ट करते हैं, ऑडिटर डिडक्ट करता है, और एट द एंड वो अकाउंट्स के ऊपर जो उसने चेकिंग की होती है, इंस्पेक्शन की होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट भी देता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन पे जाते हैं। ऑडिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, बुक्स मीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप कौन कौन सी बुक्स बनाते हैं? आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जिसको हम इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी भी बनाते हैं, जिसे हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनती हैं, एंड इसके बाद अदर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें जो कि हर कंपनी में मेंटेन की जाती हैं,
इनकी क्या की जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है इन अ सिस्टमैटिक वे। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एंड रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर मुख्तलिफ रिकॉर्ड होता है, आपके पेमेंट वोचर्स होते हैं, ठीक है, आपकी बार्गेनिंग, आपकी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, आपने कोई चीज परचेज की, सेल की, ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट्स परचेज किए, एसेट सेल्स किए, आपने लेबर्स को पेमेंट की, आपने वेंडर्स को पेमेंट की, जिन जिन लोगों को आपने पेमेंट की, जिन जिन लोगों से आपने कैश रिसीव किया, ठीक है, आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती हैं, आपके बैंक के रिकॉर्ड, इन सारी चीजों को ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। और ऑडिटर ऑडिटर का काम क्या होता है, चेक करता है, और आपकी कंपनी में अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उसको वो निकालता है, ठीक है। तो ये था ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन। इसमें आपकी बुक में एक और डेफिनेशन दी हुई है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी के मुताबिक ऑडिटिंग की क्या डेफिनेशन है। आप अपनी बुक्स अपने सामने रखें, मैं आपकी यही डेफिनेशन यहीं से आपकी बुक की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अभी मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की फर्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ रही है, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के प्रेशर में आके काम ना करना, ठीक है। जो ऑडिटर होता है वो जो अपनी रिपोर्ट्स देता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी टॉप मैनेजर के प्रेशर में आके काम ना करे। और इस हेडिंग में ये भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर क्या होना चाहिए, उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय होगा तो जाहिर बात है वो कंपनी को फेवर देगा, तो उसकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स की जो इंस्पेक्शन है, ठीक है, या एग्जामिनेशन है, वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगी। तो ये बात होगी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी किसको कहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए हो या प्रॉफिट के लिए ना हो, जैसे कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, यानी उसका साइज स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, मीडियम पे कर रहा है या लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, इररिस्पेक्टिव, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एंड लीगल फॉर्म, when the such examination is conducted with a view to expressing an opinion, यानी ये जो एग्जामिनेशन की जाती है ये क्यों की जाती है, with a view to expressing an opinion, ओपिनियन किस तरह दी जाती है। ऑडिटर जो होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करता है और उसके बाद रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद वो एक अपनी ओपिनियन देता है, और वो ओपिनियन रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। बेटा इस ओपिनियन को क्या कहते हैं जो रिटन फॉर्म में ओपिनियन होती है, कुछ याद आया आप लोगों को? आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो लेक्चर प्रिपेयर करवा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए। आप लोग घर में बैठ गए हैं, पता नहीं आप लोग बुक्स ओपन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग जरा अपने माइंड को, जो पूरा साल आप लोगों ने ऑडिटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, जरा आप देखें और जरा एक मिनट के लिए सोच के बताएं कि जो ओपिनियन होती है वो किस फॉर्म में होती है। वो रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है, और रिटन रिपोर्ट की फॉर्म में होती है। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद वो अपनी ओपिनियन रिटन फॉर्म में देता है, जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, फाइनल पेपर में इन दोनों रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट आपके पेपर में इंशाल्लाह आएगी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं। जरा मेरे लेक्चर के बाद आपने अपनी बुक को ओपन करना है और वो रिपोर्ट्स देखनी है कि कौन कौन सी रिपोर्ट है, मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। जरा आप लोगों ने खुद इसको देखना भी है और याद भी करना है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट में आपको जो टॉपिक आ रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की क्या क्या खसूसियात हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सप्लेन कर चुका, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा देखें, ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। देखें हेडिंग खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है, कोई भी हेडिंग है वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती है। अब ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नजर आ रहा है आपको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन होगी वो फाइनेंशियल होगी। बात समझ आई, क्लियर होगी?
जो फाइनेंस के मैटर है बिजनेस के, ये इंफॉर्मेशन उससे रिलेट करेगी, ठीक है। ऑडिट रिलेट्स टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड डाटा अबाउट द बिजनेस। बिजनेस के बारे में ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। एंड द ऑडिटर एग्जामिन सच इंफॉर्मेशन टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द डाटा। ऑडिटर को जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसने सिर्फ चेक करना है कि ये डाटा वैलिड है या नहीं है, ट्रू है या नहीं है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई उनमें कोई घपला तो नहीं किया गया, इन अदर वर्ड कोई अनफेयर मीन यूज करके कोई एरर्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं की गई, फैक्ट्स को छुपाया तो नहीं गया। तो इस इंफॉर्मेशन को ऑडिटर ने क्या करना है, इसकी वैलिडिटी को देखना है। बात क्लियर होगी। अब देखें थर्ड हेडिंग है एंटिटी। अब आप लोग माशाल्लाह बीकॉम फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब आपको एंटिटी की हेडिंग तो पता है कि एंटिटी का क्या मतलब है। एंटिटी का मतलब है कोई बिजनेस, कोई इंटरप्राइज, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एजेंसी, कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिटर ने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी चेक करनी है, बिजनेस की चेक करनी है। तो ये हेडिंग भी आपकी होगी, मतलब हेडिंग खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और उससे नेक्स्ट हेडिंग आ रही है बिजनेस फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ऑडिट किया जाता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस का भी किया जाता है और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस का भी ऑडिट किया जाता है। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कौन कौन से होते हैं, मैं एग्जांपल्स में नहीं जा रहा, मैं बेसिक 3 बिजनेस की फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब सोल ट्रेडरशिप के केस में ऑडिट करवाना लाजमी नहीं है। बीकॉम 1 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ये चीज आपको डिटेल में पढ़ाई गई। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। क्लियर होगी बात, तो उसके लिए ऑडिट भी लाजमी नहीं है। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20% मिलकर बिजनेस करते हैं फॉर प्रॉफिट के लिए, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। और पार्टनरशिप फर्म किस मकसद के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए, और वो रजिस्टर्ड भी करवा लेते हैं ताकि उनको लीगल प्रोटेक्शन भी हो। अब ऐसे केस में उस बिजनेस का ऑडिट करवाना लाजमी है। एंड थर्ड क्या होती हैं, कंपनीज होती हैं। तो जो कंपनीज होती हैं बेटा, कंपनीज के केस में ऑडिट कंपलसरी है, ठीक है। मेरी बात को अपने पास नोट कर लें कि कंपनीज के केस में ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। इसी तरह जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर के लिए काम करती हैं, दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, उनका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता, लेकिन वो भी तो देखें अपनी एक्टिविटीज कर रही हैं। अब इनको फंड देते हैं लोग, इनके कैपिटल को हम कैपिटल फंड कहते हैं, इनके प्रॉफिट को हम प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। आपने बीकॉम 1 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के न्यूमेरिकल किए हुए हैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, आपने देखा होगा वहां प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करते, हम सरप्लस का वर्ड यूज करते हैं। और लॉस का वर्ड यूज नहीं करते, हम डेफिसिट का वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं है। और हम क्या कहते हैं, सरप्लस को कैसे डिफाइन करते थे, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन की, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है, जो फंड्स हैं, जो आमदनी है, वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है, तो इसको हम प्रॉफिट कहते थे। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और आपकी इनकम कम हो जाए तो इसको हम लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनता है। बात समझ आई आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये सारी चीजें मैं आपको जरा आज रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ी सी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा आइडिया हो जाए कि हमने स्टडीज छोड़ दी थी, तो जरा सा हम अपनी स्टडीज की तरफ वापस आए और जो चीजें हम भूल गए हैं वो चीजें हमें वापस याद आ जाए, ठीक है। अब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि कोई रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, कोई आर्ट को, कोई कल्चर को, कोई चैरिटी के लिए, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, 1122 ईदी, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, अल खिदमत फाउंडेशन, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लोगों की वेलफेयर के काम करती हैं, इन सब बिजनेस के को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और बेटा इनकी भी तो एक्टिविटीज होती हैं, इनके भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड होते हैं, तो इनके रिकॉर्ड को भी हमने, ऑडिटर ने वेरीफाई करना होता है। ऑडिटर कौन होता है, जिसने सीए किया हो, ठीक है, और उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री हो और वो कंपनीज में जाकर ऑडिट कर सकता है, ठीक है। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस का मतलब है कोई बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, मीडियम पे कर रहा है या लार्ज स्केल पे काम कर रहा है।
तो स्मॉल स्केल पे सोल ट्रेडरशिप बिजनेस को हम डिफाइन करते हैं, मीडियम के ऊपर हम पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं, और लार्ज स्केल पे हम कंपनीज को डिफाइन करते हैं कि ये लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं। और आपकी बुक में वो कह रहे हैं कि ऑडिट इज सूटेबल फॉर एवरी साइज ऑफ बिजनेस, ऑडिट तमाम बिजनेस के साइज के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, 7th हेडिंग है, क्या है, लीगल फॉर्म। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ऑडिट कैन प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स एंड राइट्स ऑफ द ओनर। अब देखें, लीगल फॉर्म है, बिजनेस लीगल, बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसकी लीगल वैल्यू भी है। जैसे मैंने कहा कि सोल ट्रेडरशिप में बिजनेस की कोई लीगल वैल्यू नहीं है जब तक उसको रजिस्टर्ड ना करा किया जाए, ठीक है, यानी उसकी कोई बिजनेस की लीगल वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो ऑडिट से, ऑडिट कैन प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स एंड राइट ऑफ द ओनर। ऑडिट क्या करता है, जो मालिक है उसके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है और बिजनेस के एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। समझ आ गई बात की। एंड लास्ट वन इज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है अपनी कोई राय देना। अब देखें, ऑडिटर ने क्या करना है, जो ऑडिट करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि उसमें जो उसको फाइनेंशियल डाटा दिया गया है उसकी वैलिडिटी को चेक करना है, और ये देखना है कि जो रिकॉर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो उसका काम ये चीज चेक करना है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। उसने एक अपनी ओपिनियन देनी है, उसने और कुछ नहीं करना, उसने अपनी ओपिनियन देनी है। ओपिनियन किस फॉर्म में देनी है, रिपोर्ट की फॉर्म में। रिपोर्ट्स कितनी तरह की होती हैं मैं नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आपने अपनी बुक्स को ओपन करना है और क्या करना है, जरा रिपोर्ट्स को देखना है कि कितनी तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। क्लियर होगी बात बेटा। ये था आज का मेरा लेक्चर, शॉर्ट सा लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। कल जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और इंशाल्लाह कल इस टाइम तक मैं सेकंड लेक्चर अपलोड कर भी दूंगा ऑडिट का, वो होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा आपने घर में इस लेक्चर को सुनने के बाद एक ही सीटिंग में बैठना है। शॉर्ट लेक्चर इसलिए प्रिपेयर किया कि आप एक ही सीटिंग में बैठें, एटलीस्ट 1 घंटा आप लोग लगाएं ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए। ये 20-25 मिनट का ये लेक्चर है। इस लेक्चर को सुनने के बाद बेशक आप इसको थोड़े फास्ट ट्रैक पे सुन लें, ठीक है, और फास्ट ट्रैक पे सुनने के बाद आपने एक ही सीटिंग में बैठकर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग को आपने रीड कर लेना है और पॉइंट आउट कर लेने हैं जो चीजें आपको समझ नहीं आती, ठीक है। और जो चीजें समझ आ गई वो इंशाल्लाह, जो नहीं आई वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा नेक्स्ट लेक्चर काफी डिटेल होगा और काफी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज पूछनी हो, जैसे कि मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट, ये मेरी तरफ से आज का लेक्चर था। बेटा लास्ट में मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि मेहनत करें, ठीक है, और अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की आप रिस्पेक्ट भी करें। बाअदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब, ठीक है। तो एक तो आप मेहनत करें और दूसरा ये कि नमाज पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें, ठीक है। और बगैर अल्लाह की मदद के और बगैर नमाज के आप कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरा ईमान है। तो आप नमाज पढ़ा करें और अल्लाह से मदद भी मांगा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अपना फीडबैक लाजमी दें, इन लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस बारे में भी आप फीडबैक दें। और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।